बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग ह्यूमन डिजीज़ वाला चैप्टर कर रहे हैं और इसमें हमने नंबर ऑफ़ डिजीज़ करना है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सभी क्वेश्चन आपको समझाता भी जा रहा हूँ। एंड फिर भी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और वैसे भी आपको पता है हमारी गूगल मीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। हर डे अनदर डे हम लोग इन क्लासेस को रखते हैं। सो आप मुझे आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन है पहला कि कॉजेटिव एजेंट क्या है सिफिलिस का। पहले तो बेटा मैं आपको बता दूं सिफिलिस है क्या। सिफिलिस एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैलती है, इवन किस करने से भी फैल जाती है। तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो जी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपैनोमा पैलेडम। ट्रैपोनेमा पैलेडम नाम का एक हमारा बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को कॉज करता है। और डेफिनेटली इसका इलाज भी है, इसका क्योर भी है, ठीक है। तो ये आसानी से ठीक भी हो जाती है, सिफिलिस भी ठीक हो जाती है, गोनोरिया भी ठीक हो जाती है, ठीक है। हर्पिस भी ठीक हो जाती है। हाँ, एड्स देयर इज़ नो क्योर, बट हम उसके इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल ऐसी मेडिकेशंस आ गई हैं जिनकी मदद से हम बहुत टाइम निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 सोर्सेज ऑफ एड्स इन्फेक्शन इन इंडिया। इंडिया में 2 सोर्सेज बताओ एड्स के इन्फेक्शन के। सो पहला तो है जी हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन। इंडिया में लोग इंटरकोर्स जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बहुत होता है, मतलब कॉन्डम को यूज़ किए बिना लोग बहुत इंटरकोर्स करते हैं और वहाँ से इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी 80% केसेस जो हैं इंडिया में वो विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्डम करके होता है। और हेट्रोसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होता है तब ये फैलता है। फिर नेक्स्ट है जी पेरीनेटल ट्रांसमिशन। अगर किसी मदर को एड्स है तो उसके बेबी को भी एड्स है। सिर्फ 8% है। उसके पीछे रीज़न है बेटा, आजकल कभी भी जब प्रेगनेंसी होती है सबसे पहले हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, लाजमी किया हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स का एड्स का टेस्ट होता है, ठीक है। थोड़ी ही देर में एड्स का टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है। तो अगर जो मदर है अगर वो एड्स में पॉजिटिव पाई जाती है तो उसको यही रिकमेंड किया जाता है कि वो अपना बेबी ना करे, अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको वो अबॉर्ट करवा दे, क्योंकि जो बेबी है उसके अंदर बेटा एड्स तो जाएगी। सो जिनको नहीं पता होता उन केसेस में इस तरह से पेरीनेटल ट्रांसमिशन 8% होती है। पेरीनेटल मतलब मदर टू वूम ऑफ द वूम, मदर टू वूम, ठीक है। मदर के पेट में जो बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसके अंदर जब ये आ जाता है तो उसको पेरीनेटल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्डम, प्रोटेक्शन के बिना। फिर है बेटा फुल फॉर्म बतानी SCID। SCID है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो SCID क्या है? सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर अच्छा, ये SCID के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। ये बिल्कुल एड्स के जैसा है, पर ये सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एड्स से डिफरेंट कैसे है? ये बेटा एक तरह का, जैसे ये तो बेटा कंजंक्शन मतलब फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन फैलता, कम्युनिकेबल है ना ये। तो एड्स अगर हम बात करें अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो जाता है, इन्फेक्टेड निडल से हो जाता है, मदर टू चाइल्ड में हो जाता है। ये SCID कैसे होता है? बेटा आपको पता है कि हमारी बॉडी में जीन्स जो हैं, हर तरह के जीन्स अवेलेबल हैं। जब इंटरकोर्स करते हैं सो मेल और फीमेल के जो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम भी कंबाइन करते हैं। तो SCID एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो जीन्स इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं, जो जीन्स लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जो जीन्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जो जीन्स ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम बनाते हैं, वो बच्चे के अंदर एक्टिव फॉर्म में नहीं रिलीज होते। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो SCID है ये पेरेंट्स टू बेबी में कैसे होती है, एक तरह की म्यूटेशन के कारण। तो म्यूटेशन के कारण
जो इम्यूनिटी के जीन्स होते हैं या तो डिलीट हो जाते हैं या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ होता है। सो ऐसे बच्चों की कंटिन्यूसली सेल थेरेपीज चलती रहती, स्टेम सेल थेरेपी जिसको बोलते हैं, और साल दर साल उनको इंजेक्शंस लगते हैं इम्यूनिटी के। क्योंकि अगर वो इंजेक्शन नहीं लगेंगे तो बेटा रोज़मर्रा हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी इतनी फाइट करती है कि छोटे छोटे इन्फेक्शन हमारे तकरीबन पास पहुंचते ही नहीं अगर हम अच्छा खाना खाते हैं। तो इस तरह के बच्चों में तो बेटा ना तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। सो इस प्रॉब्लम के करके इस तरह के बच्चे एकदम बीमारी को कैच कर लेते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी और एड्स ये दोनों डिफरेंट है। सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी आती है एक न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न बेबी जिसमें जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी आ गई है या जीन म्यूटेशंस के करके उसके अंदर इम्यूनिटी के सेल्स ही नहीं बन रहे, क्योंकि उसके अंदर जो जीन है वो रिसेसिव है या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या वो जीन डिलीट हो गए हैं म्यूटेशन से। सो इस तरह के बच्चों को बहुत ही ध्यान से रखा जाता है और यूजुअली इनका जो सर्वाइवल रेट है 12 से 14 साल से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि इनकी डेथ हो जाती है। आगे, राइट नेम ऑफ 2 फ्लूइड विच कंटेन लाइजोजाइम। 2 फ्लूइड्स का नाम बताओ जिनमें लाइजोजाइम होता है। लाइजोजाइम होता है बेटा हमारे लाइजोसोम्स में। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा लाइजोसोम्स के बारे में, उनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल जाके वो उसको लाइज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी हमारे भी कुछ ग्लैंड्स में है। एक तो बेटा हमारा सलाइवा, हमारा जो थूक होता है उसमें डाइजेस्ट करने की पावर होती है, और हमारे टीयर्स में भी लाइजोजाइम मिलेगा। कभी भी कोई चीज़ आपकी आंख में गिरे, एकदम से आप अपनी आंख मलते हो, ढेर सारा आपकी आंख में से पानी आने लग जाता है। पानी क्यों आता है? आपकी आईज में से पानी इसलिए आता है ताकि वो उसके अंदर का लाइजोजाइम, जो भी चीज़ आपकी आंख के अंदर एंटर हुई है, फॉरेन मटेरियल या मैटर जो भी एंटर हुआ है, वो क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस कौन से वो जो होते हैं बेटा? फेगोसाइट्स। इनका काम क्या होता है, ये पूरा हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई वेस्ट है या कोई बैक्टीरिया है या कोई इन्फेक्शन है उसको इनगल्फ कर लेते हैं अमीबा की तरह। आपको पता ना अमीबा अपनी सीडोपोडिया से खाने को कवर कर लेता है, इसी तरह ये फेगोसिटिक एक्टिविटी, इनका नाम फेगोसाइट्स ही इसीलिए, फेगोसाइट्स मतलब खाने वाले। तो ये सेल्स हमारी बॉडी में नॉर्मली घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन है या वेस्ट है ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उन सेल्स का नाम बताओ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एक तो बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिस्टामिन इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। हिस्टामिन का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या रोल है? सो आप सभी को पता होगा कि अगर आपके कोई मच्छर काट जाए या आपके कोई चींटी काट जाए तो वो पर्टिकुलर एकदम एरिया आपका रेड हो जाता है और स्वेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी ना बेटा हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज़ करती है, और ये केमिकल आगे क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और जैसी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं हमारा उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग इसलिए आती है ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे एरिया में ट्रैवल ना कर पाए। जैसे कोई विशियस कोई पॉइजनस सब्सटेंस ने आपको काट लिया, ऑर्गेनिज्म ने आपको काट लिया, इंसेक्ट ने काट लिया, तो वो स्वेलिंग हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही है जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस और स्वेलिंग कर देती है। रेडनेस और स्वेलिंग करने से क्या होता है? रेडनेस और स्वेलिंग करने से वो इन्फेक्शन या वो जो पॉइजन है ना वो आगे नहीं जाता। सो दिस इज आवर ओन रिस्पॉन्स। सपोज a bite or a mosquito cut you here, okay, so there is a redness and there will be a thickness, that is the swelling. Why swelling? To reduce the infection, to reduce the flow of poisonous matter from one place to another. फिर उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, हिस्टामिन ऑफ व्हाट आर एलर्जन। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोगों के घरों में जब तड़का लगता है
तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है अस्थमेटिक पेशेंट्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको इस धांस से एलर्जी होती है बेटा। उनका जो एल्वियोलर लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। इसको एलर्जी की रिस्पॉन्स एक बताया मैंने। बाकी अलग अलग तरह से भी एलर्जी होती है। कई लोगों को रेड कलर से एलर्जी होती है, जैसे वो रेड कलर पहनते हैं उनकी बॉडी पे रैशेज़ आ जाते हैं। कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एलर्जेंस वो होते हैं जो इन तरह की एलर्जीज को कॉज करते हैं। हेल्थ क्या? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। मतलब फिजिकली भी बंदा हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो और सोशली भी, यानी उसको औरों के साथ इंटरेक्ट करना भी आसानी से आता हो। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द हेल्थ? उन फैक्टर्स के बारे में बताओ जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट दोनों, और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये तीनों फैक्टर जो हैं हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। 2 बीमारियां बताइए जो ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन शो करती है, जो वन जनरेशन टू अनदर जा सकती हैं। एक तो जर्मिनल मीजल्स है, ये वायरल है, ये भी फैल जाती है फ्रॉम मदर टू बेबी। ठीक है, फिर उसके बाद सिफिलिस है, ये भी मदर टू बेबी जाती है। एड्स तो जाती है, आपको पता है। कौन सी वैक्सीन है जो हमें टीबी के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन है जो हमें टीबी के अगेंस्ट लड़ने की पावर देती है? वो है जी बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, और विच फैक्टर डिटरमाइन द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़? किससे हमें पता चलता है कि डिजीज़ कितनी खतरनाक है? नंबर ऑफ माइक्रोब इन्फेक्टिंग द बॉडी एंड टारगेट ऑर्गन ऑफ द माइक्रोब। कितने माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं और कहाँ पे वो जाके इफेक्ट कर रहे हैं, वो बताते हैं सिवियरिटी। सपोज एक पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन है और वो सीधा हमारे ब्रेन पे अटैक करता है, ब्रेन फीवर कॉज करता है, तो सिवियर हो गया। और अगर हमें टाइफाइड है वो तो अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। हमने गंदा पानी पी लिया, गंदा खाना खा लिया, तो अपने आप ही रिकवर हो जाता है। अच्छा, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज? सिम्टम्स मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस ऑफ बॉडी ऑर्गन आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज। बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं डिजीज़ आने के बाद, वो उसके सिम्टम्स बन जाते हैं। किसी को टाइफाइड हो गया, क्या क्या सिम्टम होंगे? पहले तो बेटा उसको खाना नहीं पचेगा, दूसरा उसको थोड़ा फीवर रहने लग जाएगा, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस? कंटेजियस बेटा जो फ्रॉम 1% टू अंदर फैल सकती है, जैसे स्मॉल पॉक्स होगी। नॉन कंटेजियस जिसमें फैलने का डर नहीं, जैसे मलेरिया होगी, और फिर डायबिटीज़ होगी, और कैंसर हो गया। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये वो केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में आए हुए इन्फेक्शन या माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। सो हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर क्या एंटिटीज़ हैं, सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में बीमारियों के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। रिंगवॉर्म का पॉजिटिव एजेंट बताइए। तो वो जी फंगस है, जैसे माइक्रोस्पोरम हो गया और ट्रिकोफाइटोन भी, ये सारे रिंगवॉर्म के पॉजिटिव एजेंट हैं। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा हमें 3 बीमारियों से बचाती है। एक तो डिप्थीरिया से, प्रोट्यूसिस यानी वूफिंग कफ से, और टेटनस से। टेटनस को लॉक जॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा टेटनस के अंदर ना हमारे सारे जो सेंसरी और मोटर नर्व, याद है आपको मैंने करवाया था, सेंसरी नर्व सेंट्रल नर्वस की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आती है, मोटर नर्व इंफॉर्मेशन वापस दे के आती है जहाँ ऑर्गन के पास। तो टेटनस के अंदर क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की, जो ठीक नहीं होती, परमानेंट कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। और इसी में जो हमारी जो जॉ है, अगर जिस किसी को अगर टेटनस हो चुका है तो उसकी जॉ बिल्कुल लॉक हो जाएगी, ना तो वो जॉ को खोल पाएगा ना बंद कर पाएगा, लॉक जॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये कैसी टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो हमारे सारे मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है, और स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन और जो जॉ मसल्स को डिफ़िकल्ट कर देता है ओपन होने के लिए, यानी हमारे पूरी बॉडी के मोटर न्यूरॉन्स को जाम कर देता है। ठीक है, और इसीलिए टेटनस को लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट बॉटुलिज्म क्या होता है? ये एक तरह की फूड पॉइजनिंग होती है ड्यू टू टॉक्सिन्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम।
इसको बॉटलिज्म बोलते हैं। फिर IMRT को एक्सपेंड करना है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन रेडियोथेरेपी। ये एक एडवांस टेक्निक है रेडियो थेरेपी की। इससे हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म बीम और फोकस ऑन द अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक है, इसमें रेडियो वेव्स को भेजा जाता है उस जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन है, तो ये उसको ख़त्म कर देती। तो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था। होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी।